नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरी चौहान। देवभूमि के दंगल में आपका स्वागत है और आज जिक्र उत्तराखंड बोर्ड पहाड़ टॉप मैदान फ्लॉप। पहाड़ प्रदेश और उत्तराखंड के बोर्ड का रिजल्ट जारी किया गया है और उत्तराखंड बोर्ड के 10वीं और 12वीं के नतीजे घोषित होने के बाद से छात्रों में उत्साह का माहौल है। वहीं परीक्षा परिणाम में देखने को मिला कि पहाड़ के मुकाबले मैदानी जिलों का प्रदर्शन खराब रहा और ये हाल तब है जब मैदानी जिलों में पहाड़ की तुलना में शिक्षकों की जो संख्या है और सुविधाएं हैं वो ज्यादा हैं। और वहीं उत्तराखंड बोर्ड के 10वीं और 12वीं में पास हुए छात्रों का प्रतिशत देखें तो बागेश्वर जिला पहले नंबर पर है। खराब प्रदर्शन वाले जिलों में देहरादून, हरिद्वार जिले शामिल हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड के देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और उधम सिंह नगर जिलों में तैनाती के लिए शिक्षक पूरे साल एड़ी चोटी का जोर लगाते हैं और इसके लिए विधायक, मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक की सिफारिश भी लगवाई जाती है। और इसकी एक बड़ी वजह यह भी मानी जा रही है कि इन जिलों में अधिकतर विद्यालय सुगम क्षेत्र में हैं। अब सवाल यही है कि आखिर क्यों पहाड़ की तुलना में मैदान में ज्यादा शिक्षक और सुविधाएं होने के बाद भी मैदान पहाड़ से पिछड़ गया। आज इसी मुद्दे को लेकर विस्तार से चर्चा करेंगे। पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। उत्तराखंड बोर्ड ने परीक्षा परिणाम जारी कर दिया है। इस वर्ष 12वीं में 82.63 और हाई स्कूल में 89.14% बच्चों ने परीक्षा पास की है। कक्षा 10वीं में प्रियांशी रावत ने 500 में से 500 अंक लाकर टॉप किया है। प्रियांशी रावत सीमांत जिले पिथौरागढ़ के गंगोली हाट की रहने वाली हैं, जबकि 12वीं में अल्मोड़ा के पीयूष खोलिया और सरस्वती विद्यालय मंदिर कुसुम खेड़ा हल्द्वानी की छात्रा कंचन जोशी ने 97.6% अंक हासिल कर प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त किया है। बता दें कि इस साल उत्तराखंड बोर्ड के परिणाम परीक्षा में इजाफा देखने को मिला है। इस साल 10वीं और 12वीं दोनों का ही पासिंग प्रतिशत बढ़ा है। 10वीं में इस बार का पासिंग प्रतिशत 89.14 रहा, जो कि पिछले साल के मुकाबले तकरीबन 4% ज्यादा है। पिछले वर्ष 10वीं का पासिंग प्रतिशत 85.17% था। वहीं इस साल 12वीं का पासिंग प्रतिशत 82.63% रहा, जो कि पिछले साल के मुकाबले करीब 2% ज्यादा है। पिछले वर्ष 12वीं का पासिंग प्रतिशत 80.98% था। मेरी रैंक उत्तराखंड में 22 रैंक आई है मेरी और मैं महर्षि अरविंद घोष इंटर कॉलेज का छात्र हूँ। इसमें मेरा योगदान मेरे माता पिता, मेरे शिक्षकगण, इन सब का मेरा बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है और इस परिणाम के और मेरे इस गर्व के हकदार मेरे शिक्षक और मेरे माता पिता हैं। ये मेरे माता हैं रीमा शर्मा और ये मेरे पिताजी हैं जितेंद्र शर्मा, और मुझे इस उपलब्धि पे मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। सर, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद कहना चाहूँगा और जैसे कि आपने बोला कि किसको श्रेय देना चाहेंगे, सबसे पहले तो मैं अपने मम्मी पापा को कहना चाहूँगा कि जिनकी मेहनत है उनकी वजह से, और दूसरे नंबर पे मैं अपने स्कूल के प्रिंसिपल, अपने टीचर्स को मेहनत का फल देना चाहूँगा। क्या बनना चाहेंगे भविष्य में, क्या सोचा है? सर, फिलहाल तो सर IIT का सपना है। आपको बता दें कि उत्तराखंड बोर्ड के पेपर देने वाले 2.10 लाख विद्यार्थी पिछले 1.5 महीने से परीक्षा परिणाम का इंतजार कर रहे थे। ये इंतजार बच्चों का खत्म हो चुका है। वहीं रिजल्ट जारी होते ही बच्चों में खुशी की लहर देखने को मिली है। हालांकि परीक्षा परिणाम में देखने को मिला कि पहाड़ के मुकाबले मैदानी जिलों का प्रदर्शन खराब रहा। ये हाल तब है जब मैदानी जिलों में पहाड़ की तुलना में शिक्षकों की संख्या और सुविधाएं ज्यादा हैं। 10वीं और 12वीं में पास हुए छात्रों का प्रतिशत देखें तो बागेश्वर जिला पहले नंबर पर है। वहीं खराब प्रदर्शन वाले जिलों में देहरादून और हरिद्वार जिले शामिल हैं। वहीं अब इस मामले में विपक्ष ने सत्ता पक्ष की घेराबंदी की है। ये बोर्ड परीक्षा की तैयारियों के सिलसिले में हम लोगों ने जो मॉडल प्रश्न पत्र बच्चों को दिए थे, शिक्षकों के द्वारा निश्चित रूप से मैं कहूँगा बेहतर प्रयास किया गया और उसके परिणाम अच्छे रहे।
गत वर्ष की तुलना में हाई स्कूल की बात करें तो 10%, इंटरमीडिएट का 5% रिजल्ट अच्छा है और ये छात्रों की मेहनत, शिक्षकों की मेहनत है। मैं सभी को बधाई देता हूँ। इसी तरह आगे हम लोग मिलकर प्रयास करेंगे और बच्चों के उज्ज्वल भविष्य के लिए शिक्षा विभाग और समस्त शिक्षकगण मिलकर के काम करें। नहीं, ऐसा नहीं है कि मैदानी क्षेत्रों में हमारे बच्चे पीछे रह गए, उनका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आया है और तमाम वो सारी सुविधाएं भी यहाँ पर हैं शहरों के अंदर। लेकिन दूरस्थ क्षेत्रों में बधाई के पात्र इसलिए हैं वो बच्चे कि वो बहुत दूर दूर जाकर के स्कूल में पढ़ाई करते हैं, कई कई किलोमीटर पैदल चलने के बाद करते हैं। तो मुझे लगता है उन बच्चों ने अगर बेहतर प्रदर्शन किया है तो शहर की अकॉर्डिंग ऐसा नहीं है कि शहर के बच्चे कम है, उनका भी रिजल्ट बहुत अच्छा है। पर पहाड़ी इलाकों का जो हमारा रिजल्ट आया है उसके लिए मैं उन बच्चों को बधाई देना चाहूंगी कि जो दूर दूर जाकर के पढ़ाई करने का काम करते हैं। उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड का अगर आप पिछले सालों का रिजल्ट देखें या अटल उत्कृष्ट विद्यालयों का ही आप रिजल्ट देखें तो निश्चित तौर पर जो है रिजल्ट संतोषजनक नहीं है। और जो बच्चे जो है मेहनत कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, निश्चित तौर पर वो सफल हो रहे हैं। और हमारे प्रदेश में जो है होनहार बच्चों की, प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। लेकिन शिक्षा विभाग की कोई मॉनिटरिंग नहीं हो रही है, क्योंकि शिक्षा मंत्री लगातार प्रवासी मंत्री के रूप में अब जाने जा रहे हैं। उनको अपने प्रदेश की शिक्षा विभाग की और प्रदेश की कोई फिक्र ही नहीं है। अगर फिक्र होती तो निश्चित तौर पर वो जो है विभाग की बार बार समीक्षा करते। कुल मिलाकर उत्तराखंड बोर्ड के परीक्षा परिणाम में इस बार इजाफा देखने को मिला है। इस साल 10वीं और 12वीं दोनों का ही पासिंग प्रतिशत बढ़ा है। हालांकि 10वीं में पिछले साल के मुकाबले 4% की बढ़ोतरी हुई है, जबकि 12वीं के पासिंग प्रतिशत में मात्र 2% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। ऐसे में इस प्रदर्शन को बहुत अच्छा तो नहीं कहा जा सकता। वहीं तमाम सुविधाओं के बावजूद मैदानी क्षेत्रों का प्रदर्शन बेहतर न होना भी एक चिंता की बात है। देखना होगा शिक्षा विभाग इसमें क्या कुछ सुधार करता है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। तो देवभूमि के दंगल में आज इस बात को लेकर चर्चा, क्योंकि पहाड़ को लेकर लगातार ये सवाल उठता रहा है कि पहाड़ जो है वो विकास से महरूम है, विकास से कोसों दूर है पहाड़। फिर आखिर शिक्षा के स्तर को लेकर आज देखा जाए जिस तरीके से 10वीं और 12वीं का रिजल्ट सामने आया है, हालांकि सुख सुविधाएं और विकास मैदानी क्षेत्रों में ज्यादा है, बावजूद इसके क्या वजह है कि शिक्षा को लेकर जो रिजल्ट सामने आया, जो एग्जाम्स का रिजल्ट आया, उसमें पहाड़ी क्षेत्र के जो छात्र छात्राएं हैं उनका जो प्रतिशत है वो बेहतर है। यानी कि मैदानी क्षेत्रों में चाहे हरिद्वार का जिक्र कर लें, नैनीताल का जिक्र कर लें, और यहाँ पर ये वो जगहें हैं या ये वो क्षेत्र हैं जहाँ पर शिक्षक अपनी नियुक्ति को लेकर एड़ी चोटी का जोर लगाते हैं। तमाम वो कोशिशें करते हुए नजर आते हैं कि यहाँ पर हमारा अपॉइंटमेंट हो जाए। और आज इसी मुद्दे को लेकर चर्चा करेंगे। क्योंकि पहाड़ी जो क्षेत्र है वहां पर व्यवस्थाएं उतनी चुस्त दुरुस्त नहीं है, और फिर भी उस अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो जो रिजल्ट है और जो परसेंटेज है वो बेहतर निकलकर सामने आया है। अब इसको लेकर सवाल ये उठ रहा है कि आखिर क्या वजह रह गई कि उन तमाम सुख सुविधाओं और शिक्षकों के बावजूद भी मैदानी क्षेत्रों का जो प्रतिशत है जो रिजल्ट का वो कम है। इसी को लेकर विस्तार से चर्चा करते हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। राजेश बिष्ट जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता, आपका स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कांग्रेस प्रवक्ता मंजू त्रिपाठी जी हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। साथ ही उदित घिल्डियाल जी हैं, समाजसेवी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। माफ कीजिएगा, ललित मोहन जोशी जी हैं, शिक्षाविद हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में शामिल होने के लिए। शुरुआत राजेश जी से कर लेते हैं। राजेश जी, क्योंकि पहाड़ को लेकर विपक्ष भी लगातार सवाल उठाता रहा है कि पहाड़ अभी भी विकास से कोसों दूर है, जो मैदानी क्षेत्रों का विकास है, और ये बात भारतीय जनता पार्टी भी कहती है कि मैदानी क्षेत्रों का जो विकास है और इसीलिए पलायन जो पहाड़ से होता हुआ नजर आ रहा है, इसी वजह से पलायन हो रहा है। अगर शिक्षा के स्तर को लेकर जो आज हमारा मुद्दा है कि रिजल्ट और जो प्रतिशत है वो बेहतर निकलकर सामने आया है, क्या वजह देख पा रहे हैं? जी सोनी जी, मैं ये समझ के चलता हूँ कि जो पहाड़ का इस समय रिजल्ट आया है वो वाकई तारीफ करने योग्य है, और मैं मानता हूँ कि
साल भर के प्रयास के बाद जिस परसेंटेज को आज उन्होंने ग्रहण करा है, उसके लिए पूरा प्रदेश उन सबको बधाई देता है और उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी करता है। पहाड़ में जहां तक परिस्थिति की हम बात करते हैं, कहीं ना कहीं पहाड़ की परिस्थितियां बड़ी विषम है मैदानी इलाकों के मुकाबले। और मैं व्यक्तिगत रूप से अगर मैं बात करूं अपने जिला चंपावत की, तो मैं स्कूल से स्कूल खुद मतलब ये चीज को देखने के लिए गया हूं कि कहां पे किन स्कूलों में शिक्षकों की कमी है, कहां पे व्यवस्थाओं की कमी है। तो जब मैंने उन स्कूलों का दौरा किया तो कहीं ना कहीं महसूस किया कि आज कुछ पहाड़ी क्षेत्रों का या फिर मैदानी क्षेत्रों का? नहीं, मैं पर्वतीय क्षेत्रों की बात कर रहा हूं, क्योंकि मैं पर्वतीय क्षेत्र से आता हूं, जिला चंपावत से आता हूं, तो अधिकतर मैं उधर ही रहता हूं। तो उधर रहने की वजह से वहां के स्कूलों में जो सुविधाएं एक समय पे अगर हम बात करें, आज जो सुविधाओं को हम देखते हैं स्मार्ट क्लासेस के रूप में देखते हैं, वहां लाइब्रेरीज खुलने की बात करते हैं, बच्चों को अच्छे एटमॉस्फेयर की बात करते हैं, तो वहां मैं महसूस कर रहा हूं कि पहले की तुलना में काफी फर्क आ चुका है। और बच्चे पहाड़ के जो मैदानी इलाकों के सामने बेहतर कर रहे हैं, उसमें मैं कहीं ना कहीं जो आजकल का एक ट्रेंड चल गया है, जैसे बच्चे सोशल मीडिया से ज्यादा जुड़े हुए हैं, बच्चों का खेल कूद की तरफ ज्यादा ध्यान चले गया है, तो मैं ये मान के चलता हूं कि ये भी एक कहीं ना कहीं कारण है जिस हिसाब से देश के अंदर खेल को भी आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। तो बच्चे एक तरफ खेल की तरफ भी रुझान ज्यादा कर रहे हैं, तो वो भी एक बड़ा कारण मैं मानता हूं कि मैदानी क्षेत्र के बच्चों को प्लेग्राउंड नजदीक में मिल जाता है। अगर कहूं जिम की बात करूं, वो जल्दी नजदीक में मिल जाता है। कोई खेल में जैसे बैडमिंटन की, टेबल टेनिस की, क्रिकेट के ग्राउंड्स की बात करें तो वो आसानी से मिल जाता है। पहाड़ में इन चीजों का भी अभाव है, क्योंकि वहां पे कहीं जमीनों में वजह आप ये मान रहे हैं कि यहाँ पर और भी एक्टिविटीज हैं, इस वजह से जो छात्र हैं वो उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं और इसलिए वो पूरा जो एक फोकस होना चाहिए पढ़ाई में वो नहीं हो पाता है, क्योंकि वो डिवाइड हो जाता है। यही कहने का मतलब है आपका? वो नेचुरल है, वो नेचुरल है। ठीक है, मंजू त्रिपाठी जी से प्रतिक्रिया ले लेते हैं। और हमारे साथ यूकेडी प्रवक्ता भी जुड़ चुके हैं, शांति प्रसाद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। मंजू त्रिपाठी जी का रुख कर लेते हैं। भाई, आप लोग डंके की चोट पर इस बात का जिक्र करते हैं कि पहाड़ी क्षेत्रों में जो है विकास बेहतर नहीं है, शिक्षा का स्तर बेहतर नहीं है, लेकिन आज जो रिजल्ट निकलकर मैदानी क्षेत्र के अकॉर्डिंग जो पहाड़ क्षेत्र का निकलकर सामने आया है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? सोनी जी, सर्वप्रथम मैं जितने भी परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए हैं इस राज्य में उत्तराखंड बोर्ड में, मैं उन सभी को बधाई देती हूँ और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। वो बच्चे देश का भविष्य हैं, उन्हीं पर हमारा फ्यूचर निर्भर करता है। लेकिन जिस देहरादून शहर को एजुकेशनल हब कहा जाता है, जो देहरादून शिक्षा के लिए फेमस है, आज कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय जरूर है। आज जो है प्राइवेट स्कूलों ने सरकारी स्कूलों की पोल खोल के रख दी। जो सरस्वती मंदिर, विद्या मंदिर के जो बच्चे आपका प्राइवेट स्कूल के ही हैं, हरिद्वार में जो है, उन्होंने सरस्वती बाल निकुंज इंटर कॉलेज, हबीबपुर रायसी इंटरमीडिएट हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा फल 2024 में इंटर में कुल परीक्षार्थी 309 सम्मिलित हुए, 298 प्रथम श्रेणी में है, 29 कुल उत्तीर्ण 298, हाई स्कूल परीक्षार्थी 160 सम्मिलित है, प्रथम श्रेणी में 155 है। विद्यालय का पूरा जो है रिपोर्ट 100% है पास होने का, तो वो भी तो मैदानी ही क्षेत्र के हैं। तो कुल मिलाकर मैं कहना चाहती हूँ 100% हाई स्कूल सलोनी आवाना उत्तराखंड मेरिट लिस्ट में 19वें स्थान को प्राप्त किया है। इंटरमीडिएट में नितिन कुमार ने उत्तराखंड मेरिट लिस्ट में 18वां स्थान प्राप्त किया है। प्राइवेट, कुल मिलाकर प्राइवेट स्कूल ने उत्तराखंड सरकार और विभाग की पोल खोल के रख दी है कि क्या कर रहे हैं। आप देखिए कि इसका एक कारण बेरोजगारी, जो मैं हर चैनल के माध्यम से कहती हूँ कि जब आप उचित शिक्षक नहीं देंगे सरकारी और अशासकीय विद्यालयों में, जब उचित शिक्षकों के जब जहां पर उचित शिक्षक अपॉइंट किए गए हैं, मंजू जी, हरिद्वार का आप जिक्र कर रही हैं, या नैनीताल, उधम सिंह नगर, जहां पर अपॉइंट किए गए हैं, वहां पर कौन सा बेहतर रिजल्ट निकलकर सामने आया है? अगर पिछली बार से कंपेयर किया जाए तो 10th का करीब उस 4% की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और 12th का करीब 2% की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, तो कुछ ज्यादा डिफरेंस नजर नहीं आ रहा है। का विषय है, क्योंकि ये जो सरकारी और अशासकीय विद्यालय हैं
स्कूलों में जो है टीचर्स को अनाप शनाप कार्यों में लगाया गया है, इधर ड्यूटी उधर ड्यूटी। और जो इनकी ये ट्रांसफर नीति है कि वो सारे साल तो व्यवस्था करते रहते हैं कि मुख्यमंत्री का दरबार कर लूं, गृह मंत्री का दरबार कर लूं, इनका दरबार कर लूं, उनका दरबार कर लूं, सुगम से दुर्गम से सुगम में आ जाऊं, सुगम से दुर्गम, इन्हीं सब में सुलझे रहते हैं। और जो हमारा भविष्य, हमारे बच्चे हैं, उन पर ध्यान पूर्ण रूप से नहीं देते, उसी का ये परिणाम है। और अपॉइंटमेंट भी आप देखिए, घोटाले पे घोटाले होते जाते हैं, भर्तियां निकलती उस नहीं पर है। आगे तो बात कुछ करेंगे। इलाके घोटाले और आपको भ्रष्टाचार पर तो ये बहुत आज ये देखा- डिबेट हो भी चुकी है और चर्चा भी कर चुके हैं। हमारे साथ शांति प्रसाद भट्ट जी भी जुड़ चुके हैं। ठीक है मंजू जी, वापस लौटते हैं, प्रतिक्रिया ले लेते हैं सभी मेहमानों से जल्दी से। शांति प्रसाद भट्ट जी का रुख कर लेते हैं। शांति प्रसाद भट्ट जी, क्या वजह देख पा रहे हैं इस रिजल्ट को? मैदानी क्षेत्रों का जो रिजल्ट सामने आ रहा है, साथ ही पहाड़ी क्षेत्रों का जो रिजल्ट निकलकर सामने आया। देखिए सोनी जी, सर्वप्रथम तो वो लड़के जिन्होंने बड़ी विषम भौगोलिक परिस्थितियों में शिक्षा ग्रहण करी और अच्छा रिजल्ट दिया, उन्होंने पहाड़ की शान बान और आन को दर्शाया। मैं उन तमाम माता पिताओं को बधाई देता हूं जिनके बच्चों ने अच्छा जो है अपनी परीक्षा फल दिया है। और दूसरी बात कि पर्वतीय क्षेत्रों में, चाहे फिर वो बागेश्वर हो, चंपावत हो, अल्मोड़ा हो, यहाँ के बच्चे प्रथम, सेकंड और द्वितीय बहुत ज्यादा संख्या में पास हुए हैं। इन जिलों का नाम रोशन किया है। इसके लिए तमाम वो शिक्षक गण बधाई के पात्र हैं जिन्होंने विषम भौगोलिक परिस्थितियों को जानते हुए भी बच्चों के ऊपर अपना सब कुछ झोंका और उन बच्चों ने अच्छी परफॉर्मेंस की। दूसरी बात, देहरादून जैसे सुगम क्षेत्र परफॉर्मेंस नहीं आई है, तो इसके पीछे मुख्य कारण है कि देहरादून जो है आज की डेट में नशे में चला गया है और तमाम वो जो नेताओं के दम पर यहाँ ट्रांसफर पाए हुए चकड़े किस्म के लोग हैं, उनका शिक्षा के प्रति कम ध्यान और अपनी नौकरी पकाना, नेताओं के आगे पीछे घूमना दूसरा कारण है, जिस कारण मैदानी क्षेत्रों में बच्चे अपनी परफॉर्मेंस देने में पिछड़ गए हैं। ठीक है। तीसरी जो बड़ी महत्वपूर्ण बात है सोनी जी, चिंता का विषय यह है कि पिछले 10 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के जो आंकड़े हैं वो बड़े चौंकाने वाले हैं। मैं आपके सामने रखता हूं 1671 स्कूल पूरी तरीके से पर्वतीय क्षेत्र से बंद हो चुके हैं। 102 स्कूल पहाड़ों में ऐसे हैं जहां 2 और 1 बच्चे हैं। राजेश जी थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, आपसे जवाब लेंगे इस बात का। ठीक है। 3573-74 ऐसे स्कूल हैं जहां 10 से कम बच्चे हैं। कहने का मतलब है पहाड़ में या उत्तराखंड में नीति ठोस ना होने के कारण पलायन को रोका नहीं जा रहा है और पलायन मुख्यतः शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए परिवार कर रहे हैं। यही कारण शिक्षा है कि और स्वास्थ्य के लिए पहाड़ी इलाकों से पलायन हो रहा है, लोग मैदानी क्षेत्र की तरफ रुख कर रहे हैं शांति प्रसाद जी। लेकिन ये इसे पॉजिटिव ले सकते हैं जिस तरीके से रिजल्ट निकलकर सामने आया है पहाड़ी क्षेत्रों का। और जब कहते हैं ना कि अगर रिजल्ट बेहतर होता है किसी भी स्कूल का और छात्राएं अगर उसमें बेहतर परफॉर्मेंस देते हैं तो उसके पीछे कहीं ना कहीं टीचर्स का योगदान, उनकी पढ़ाई, उनकी मेहनत का भी वो रिजल्ट होता है। शांति प्रसाद जी वापस लौटते हैं, अपनी बात को पूरा करिएगा। ललित मोहन जोशी जी भी जुड़े हुए हैं, शिक्षाविद हैं। देखो सोनी जी, बात अगर पूरी नहीं आएगी तो फिर फायदा क्या है बात करने का। ठीक है सर, सभी को थोड़ा सा प्रतिक्रिया लेना जरूरी हो जाता है, फिर मैं दूसरा क्वेश्चन करती हूँ, अपनी बात को पूरा कर लीजिए जल्दी से। मैं आंकड़े मेरे पूरे नहीं हुए, आपने डिबेट काट दिया तो इसका मतलब शांति प्रसाद जी, शांति प्रसाद जी, शांति प्रसाद जी, ठीक है। नहीं, मेरा ये दर्द इस बात का है, राजनीतिक पार्टियों का, विपक्ष का दर्द है, क्योंकि पहाड़ के विकास को लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। आप अपने आंकड़े पूरे करिए। परिवार उत्तराखंड से बाहर हो गए, ये कौन देखेगा? ये भी तो बताना जरूरी है कि पहाड़ की दुर्गति कितनी हो चुकी है। ये कौन बताएगा? ये वो बताएगा जो पहाड़ों में घूमता है, ये वो बताएगा जो पहाड़ के दर्द को लेकर जी रहा है, ये वो बताएगा जो उत्तराखंड की दुर्दशा को। क्षेत्रीय पार्टी यूकेडी सिर्फ मुद्दा उठा रही है, अगर इस मुद्दे को लेकर सवाल उठा रही है तो क्या एक बार फिर से नहीं लगता कि आंदोलन करना चाहिए इन तमाम दयनीय स्थितियों को देखते हुए? शांति प्रसाद जी, आंदोलन कर रहे हैं और मुकदमे झेल रहे हैं, जेल डाल देते हैं। वर्तमान सरकार तो इतनी तानाशाह हो गई, आपने मुंह खोला नहीं कि 151 का चालान लेके पुलिस घर के बाहर खड़ी हो जा रही है।
ये उत्तराखंड में लोकतंत्र बचा कहाँ है? हम बधाई दे रहे हैं कि जो विषम भौगोलिक परिस्थितियों में बच्चों ने पढ़ाई करी, अच्छी परफॉर्मेंस दी, मगर सरकार की नाकामी भी तो देखिए कि जहां स्कूल बंद हो गए, 17 लाख परिवार उत्तराखंड छोड़ गए, ऐसे में सरकार की क्या नीति है? ये राज्य बना किसके लिए था? हरिद्वार, उधम सिंह नगर और देहरादून के लिए थोड़ी ना बना था। ठीक है शांति प्रसाद जी, आंकड़े आप बता रहे थे, आंकड़े पूरे कर लीजिए आप। मैंने आपको बता दिया है कि 3 जनपद में अगर बच्चों ने परफॉर्मेंस दी है, उसके लिए शिक्षा विभाग के उन अध्यापकों को बधाई। मगर दुख की बात यह है कि यदि स्कूलों में अगर 2000 से ज्यादा स्कूल ऐसे हो गए जहां बच्चे कम हैं, तो कौन जिम्मेदार है? 17 लाख परिवार यदि पलायन कर गए तो कौन जिम्मेदार है? ये राज्य बना किसके लिए? 75% भूभाग के अंदर जनसंख्या 0 हो रही है, और उत्तराखंड, देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर के अंदर भी पहाड़ की जनसंख्या घट गई, बाहर के लोग बढ़ गए। ये उत्तराखंड की स्थिति बड़ी दयनीय है। ऐसी स्थिति में अगर शिक्षा विभाग की बिल्कुल सरकार को ये दयनीय स्थिति नजर क्यों नहीं आ रही है, या पहाड़ी क्षेत्र को नजरअंदाज क्यों किया जा रहा है, ये बेहद महत्वपूर्ण है और इसको लेकर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हालांकि प्रतिक्रिया ले लेते हैं, इसके बाद ब्रेक पर जाएंगे। ललित मोहन जोशी जी, क्या लगता है किसको जिम्मेदार माना जाए? क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र के जो आंकड़े दिए, हालांकि मंजू जी ने भी कुछ आंकड़े दिए थे, शांति प्रसाद जी ने और बढ़ाए वो आंकड़े और हकीकत को बयां किया। जो दुर्गम स्थिति नजर आ रही है, इसका जिम्मेदार किसे माना जाए? जो रिजल्ट निकलकर सामने आया पहाड़ी क्षेत्र का बहुत बेहतर रिजल्ट है मैदानी क्षेत्रों के अपेक्षा। जी नमस्कार। पहले तो मैं डिबेट में उपस्थित और के न्यूज के माध्यम से इस विषय को उठाया गया है, आप सबको प्रणाम करता हूं। और देवभूमि उत्तराखंड के जिन नौनिहालों ने 10th और 12th में अपनी अच्छी परसेंटेज लेके आए हैं, उन सबको भी बधाई देता हूं। क्योंकि मैं शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहा हूं और विगत कई सालों से मुझे भी पहाड़ों में जाने का, लगभग सभी जनपदों में ब्लॉक स्तर में जाने का मौका मिला। मैंने लगभग 1566 स्कूल मैंने अभी तक विजिट किए हैं इन 13 सालों में। नशे को लेके हम लोग कार्यक्रम चला रहे हैं प्रिवेंशन लेवल में। तो मेरा जो व्यक्तिगत मैंने अनुभव देखा, हालांकि कुछ समय से अभी जहाँ जहाँ टीचर नहीं थे, टीचर आए हैं इन 2-3 सालों में, किंतु वास्तविकता यह है कि जो जितनी जटिल परिस्थितियों में रह रहा है, वो बच्चे पहाड़ों में 5 किलोमीटर 4 किलोमीटर, कई तो ऐसी जगह है 10 किलोमीटर पैदल चलते हैं। गरुड़ बागेश्वर में एक क्षेत्र है सलानी कोट, जहाँ बच्चा 15 किलोमीटर पैदल आता है, 15 किलोमीटर जाता है पैदल। तो वो बच्चे 30 किलोमीटर जाने के बाद तो टॉप कर जा रहे हैं। और जो प्लेन्स के एरिया हैं, अगर वहां का रिजल्ट नहीं आ रहा है तो वहां सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह तो वहां के अध्यापकों पे, बिल्कुल, और जो वहां का वातावरण बन चुका है उस पे लाजमी है बनना। क्योंकि चाहे प्लेन्स हो चाहे पहाड़ हो, हमें एक चीज तो देखना पड़ेगा कि अगर शिक्षक होगा तो बच्चे होंगे, और अगर पढ़ाने वाले टीचर होंगे। कई बार तो ऐसा भी देखने को आता है कि टीचर तो छुट्टी में चले गए और उनकी जगह कोई दूसरा व्यक्ति जाके 2000 में पढ़ा रहा है, लेकिन वहीं पर बहुत अच्छे टीचर भी हैं। देखिए आज अगर बच्चे टॉपर्स आए हैं तो उसमें माँ बाप का और विद्यालय का, दोनों का, अगर बच्चे का सर्वांगीण विकास करना है। ललित जी, लेकिन अभी राजेश जी ने शुरुआती दौर में कहा कि वजह बताई, राजेश जी ने वजह बताई है कि मैदानी क्षेत्रों में इतने सारे ऑप्शन होते हैं एक्टिविटीज के, जिसमें बच्चे जो हैं, छात्र हैं, इन्वॉल्व हो जाते हैं, और ये वजह दी है कि और पहाड़ी क्षेत्रों में ऐसा नहीं है, उनका पूरा का पूरा फोकस जो होता है अपनी पढ़ाई में होता है, इसलिए बेहतर रिजल्ट है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये इसमें कोई दोहराई नहीं है। अभी पहाड़ का बच्चा संघर्ष करता है, उसे पता है कि माँ बाप कितनी लेबरी करके, कोई फौज में है, कोई प्राइवेट में है, उन्हें पता है भैया अगर हम स्कूल जाएंगे तो हमारा उद्देश्य केवल एक होना चाहिए। और मैडम, ये तो दुर्भाग्य है सुनी जी कि जिस तरह से आज नशा पूरे प्रदेश को बर्बाद कर रहा है, मुझे तो आने वाली समय की पीढ़ी की चिंता ये है कि देश का क्या होगा, इस प्रदेश का क्या होगा, उस पढ़ाई लिखाई का भी क्या करेंगे। बिल्कुल, ये छात्र छात्राओं का जो आज रिजल्ट निकलकर सामने आया, या जिसको लेकर हम चर्चा कर रहे हैं कि पहाड़ी क्षेत्रों का जो परसेंटेज है वो बेहतर है मैदानी क्षेत्रों की अपेक्षा, तो ये उन शिक्षकों को भी सोचने पर मजबूर करता है, और शिक्षा विभाग को भी सोचने पर मजबूर करता है, सरकार को भी सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर
क्या वजह है कि इतनी सुख सुविधाएं होने के बावजूद भी यहाँ का जो परसेंटेज है वो कम क्यों है? इसका जिम्मेदार किसे माना जाए? चर्चा को आगे बढ़ाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक से वापस आ रहे हैं। देवभूमि के दंगल में हम चर्चा कर रहे हैं रिजल्ट को लेकर। 10वीं और 12वीं का जो रिजल्ट निकलकर सामने आया है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र में कोई भी अध्यापक अपना अपॉइंटमेंट या वहां पर ज्वाइनिंग नहीं करना चाहता। ये भी एक खास तौर पर जो निकलकर सामने आता है। साथ ही हर कोई चाहता है कि जहां पर विकसित एरिया हो, मैदानी क्षेत्र हो, वहां पर जॉब हो, वहां पर ज्वाइनिंग हो। इसको लेकर कई तरीके के जुगाड़ भी लगाए जाते हैं। और हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हम इसी बात को लेकर चर्चा भी कर रहे हैं। राजेश जी का रुख कर लेते हैं। राजेश जी, आपने सभी मेहमानों की जो बातें हैं, यूकेडी प्रवक्ता शांति प्रसाद जी ने बहुत सारे आंकड़े गिनाए और रीजन भी दिए कि पहाड़ी क्षेत्रों से पलायन कितना ज्यादा हो रहा है। वहां के लिए सरकार की जो नीति है उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। जी देखिए, सवाल करना विपक्ष का काम है और वो ठीक है, अपना काम जिम्मेदारी से कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि सरकार भी अपना काम बड़ी जिम्मेदारी से कर रही है। ऐसा नहीं है कि पलायन के लिए सरकार चिंतित नहीं है, और चिंता के साथ साथ जो सरकार प्रदेश के लिए कर सकती है, इन आंकड़ों को लेकर सरकार की क्या चिंता है? नहीं, चिंता यह है, देखिए, अगर रहने वाले जो हमारे इस प्रदेश के लोग हैं, जब उन्होंने एक मानसिकता बना ली है कि हमने दिल्ली जाकर ही होटल में काम करना है, दिल्ली जाकर ही गाड़ी चलानी है, गाजियाबाद जाके ही बच्चों को पढ़ाना है, मैदानी इलाकों से ले जाके अन्य राज्यों में जाना है, तो इसमें सरकार का कोई दोष नहीं है। सरकार अपनी तरफ से किसान को जो व्यवस्थाएं दे सकती है, अच्छी कृषि करने के लिए वो व्यवस्था कर रही है, बागवानी करने के लिए व्यवस्था दे रही है, मधुपालन के लिए व्यवस्था दे रही है। तो सरकार अपनी तरफ से जो प्रयास कर रही है वो एक मैं समझ के चलता हूँ, पूर्व की सरकारों ने कभी अगर इतना ध्यान दिया होता तो आज की सरकार को इतना प्रयास करने की जरूरत नहीं होती। और हाँ, निश्चित रूप में हमारा दूसरा टर्म है। पुष्कर धामी जी जिस हिसाब से दिन रात प्रदेश की चिंता में है और वो ये कोशिश कर रहे हैं कि स्कूल्स बेहतर कर सकें, किसानों की आय कैसे बढ़ सकती है उसके लिए मेहनत कर सकें, हमारा यहाँ का मजदूर या यहाँ का शिक्षित व्यक्ति यहाँ से बाहर ना जाए, या प्रदेश के अंदर स्वरोजगार बढ़ाने के लिए क्या क्या नई इंडस्ट्रीज लगाने की व्यवस्था बना सकते हैं। तो जो मैक्सिमम पहल एक सरकार को, चुनी हुई सरकार को जिम्मेदारी के साथ करनी थी, वो बताता हूं। मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूं। शिक्षा की आप अभी तक बात हो रही है। मेरे 3 बच्चे हैं, मैं 2 बेटियों को पढ़ा रहा हूं स्कूल्स में, और मैंने बेटे को एक ऐसे स्कूल में डाला है जहां पे वो 10 साल का बेटा है मेरा, वो क्रिकेट एकेडमी में मैंने उसे डाला है, जहां पे हफ्ते में 2 दिन उस बच्चे ने स्कूल जाना है। तो अब मैं ये उम्मीद करूं कि या तो वो क्रिकेट खेले और या मैं उम्मीद करूं कि वो बोर्ड टॉप करे। तो आजकल जो पेरेंट्स की मानसिकता है वो दूसरे रूप में ये भी गई है कि ठीक है, हर कोई बच्चा पढ़ाई की तरफ के लिए नहीं बना होता है, कई बच्चों का फोकस अपने गेम्स की तरफ होता है। और अच्छी बात है, गेम्स में अगर आज हम देखें सचिन तेंदुलकर को, क्या हम उम्मीद करें अगर वो आईएएस अफसर बनता तो आज हमारे इस देश को ऐसा एक कीर्तिमान स्थापित होता हुआ दिखता सचिन तेंदुलकर के रूप में? अगर हम महेंद्र सिंह धोनी को आज देखें या तमाम अलग अलग स्पोर्ट्स में जो बच्चे निकले हैं, आपकी बात से इत्तेफाक रखते हैं। आप जो कह रहे हैं ठीक है, आपने कहा पूर्ववर्ती सरकारों ने भाई इतनी गहरी खाई कर दी कि उसे भरते भरते एक लंबा वक्त जाने वाला है, और कितना वक्त लगेगा ये अभी शायद पता भी नहीं है कि कितना वक्त लग जाएगा उस खाई को भरने में। दूसरी बात, अगर पहाड़ी क्षेत्रों का जिक्र किया जाए, जितनी तेजी के साथ वहां पर पलायन हो रहा है, पलायन के जो आंकड़े निकलकर सामने आए और कई बार इस पर डिबेट भी हो चुकी है, साथ ही शिक्षा और स्वास्थ्य फर्स्ट प्रायोरिटी और पहली प्राथमिकता पर रहा है। तो पहाड़ की जो पहली प्राथमिकता है वो क्या है? क्या सरकार इसको लेकर गंभीर है, संजीदा है? देखिए सोनी जी, मैं ये समझ के चल रहा हूं, और जो नीतियां प्रदेश में सरकार बनाने की कोशिश कर रही है और जिन नीतियों पे, जिन संकल्प के साथ काम कर रही है, उसमें कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि किसान के बारे में सोचा जा रहा है, पलायन को रोकने के लिए व्यवस्थाएं तैयार की जा रही हैं, और जो कंपनीज इस समय प्रदेश के अंदर आ रही हैं उनको भी ये कहा जा रहा है कि आप पहाड़ की ओर चढ़िए, पहाड़ की ओर जाके देखिए कि हम किस फील्ड में वहां के व्यक्ति को उसकी स्थिति में रोक सकते हैं। आज स्कूलों की बात हो रही है, स्कूलों में टीचर्स मुहैया करवाए जा रहे हैं, स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्थाएं बनाई जा रही है, इंटरनेट की व्यवस्थाएं दी जा रही है, और तमाम जो आपने अभी अस्पतालों की बात करी, मैं आपको ये भी बता रहा हूं कि अच्छे अच्छे अस्पतालों के लिए कहाँ हम लोगों को एक्सरे की व्यवस्था मिल सकती है, कहाँ अल्ट्रासाउंड की मिल सकती है, कहाँ ब्लड बैंक की मिल सकती है, ये व्यवस्थाओं के लिए भी बहुत जिम्मेदारी से काम हो रहा है। और निश्चित रूप से ये मैं मान के चलता हूँ 27 आने से पहले पहले जो ये कार्यकाल पुष्कर धामी जी का रहने वाला है, इस कार्यकाल में हम लोगों को बहुत सारी व्यवस्थाएं इन 13 जिलों के अंदर देखने को मिलेंगी, जिससे पलायन भी रुकेगा, शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं भी बेहतर होंगी।
चलिए ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ऐसा हो। मंजू जी का रुख कर लेते हैं। मंजू जी, पूर्ववर्ती सरकारों ने इतनी गहरी खाई कर दी कि अभी वक्त लगेगा उसे भरने में भारतीय जनता पार्टी को। जी की बात पे हंसी आ रही है। उन्होंने अपनी नाकामयाबी जो है इस सरकार की अपने आप ही बयां कर दी कि लोग चाह रहे हैं कि दिल्ली जाना है होटल में। अरे भाई बिस्ट जी, देहरादून को लोग गौरव मानते थे, एजुकेशनल हब। लोगों का सपना होता था कि अपना बच्चा पढ़ाएंगे तो देहरादून में पढ़ाएंगे। लोग आते थे कि अरे भैया आपका बच्चा कहाँ पढ़ा? देहरादून में पढ़ा। देहरादून शिक्षा का हब है, हब था। और आप देखिए हमारे प्रधानमंत्री जी स्वर्गीय राजीव गांधी जी देहरादून के पढ़े हुए हैं। मणिशंकर अय्यर जी को किसको मैं बोलूं? मैं अनपढ़ों की राहुल गांधी जी कहाँ से पढ़े हैं? मैं जो है राहुल गांधी जी भी दून स्कूल में भी पढ़े हैं। तो देश का ऐसा हाल क्यों किया उन्होंने? 10 साल, 10 साल जो वही तो मैं इसीलिए तो पूछा है। 10 साल में देश का हाल क्या किया उन्होंने? क्यों 10 साल स्कूल बेहतर नहीं करे? कि वो मोहब्बत की दुकान पे फेक डिग्री नहीं है। मोहब्बत की दुकान पे तो नोटिस जा रहे हैं उन्हें। राहुल गांधी के पास फेक डिग्री नहीं है। राहुल जी स्कूल देहरादून से पढ़कर गए। अगर उन्होंने अच्छे से पढ़ा होता ना, अगर उन्होंने अच्छे से पढ़ा होता तो देश के प्रधानमंत्री को गाली नहीं कर रहे होते। ये मोहब्बत की दुकान खोल के किया उन्हें समझाइए। अलग ट्रैक पर जा रहे हैं आप गौरव को खत्म ना करें, गिरा रहे हैं उनकी बात। दून के गौरव को खत्म ना करें। मुद्दे से इतर बात करने का कोई मतलब नहीं होता। राजेश जी, मंजू जी, आप जिस टॉपिक पर डिबेट की जा रही है मुझे लगता है उसी पर रहें तो बेहतर रहेगा। ऐसे तो तमाम मुद्दे हैं राजनीतिक दलों के पास जिस पर लेकर विस्तार से चर्चा की जा सकती है। मंजू जी, देहरादून, राजेश जी बार बार मंजू जी ये कह रही हैं कि देहरादून एक एजुकेशनल हब है, और जब वहां की स्थितियां ऐसी हैं क्योंकि यहाँ पर दुर्गम क्षेत्रों में कोई भी अध्यापक नहीं जाना चाहता है। सबसे अहम बात, सब सुगम क्षेत्र में अपना अपॉइंटमेंट कराना चाहते हैं, वहां पर नियुक्ति पाना चाहते हैं। तो ये भी एक देखा जाए तो ये भी एक अहम वजह है। जी, इसमें मैं ये कहना चाहता हूं आपसे कि जो व्यक्ति ये कहना चाहते हैं कि यहाँ के टीचर्स अपना सुगम इलाके में ट्रांसफर कराने के लिए नेताओं के पास जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं, कोई ऐसा मामला तो बताइए जिसमें ऐसा हुआ हो। कह देने से हो जाएगा? आज जो प्रदेश के अंदर पहाड़ी क्षेत्रों में जो आज रिजल्ट उसी मुद्दे पर तो चर्चा हो रही है राजेश जी। मैं वही तो कह रहा हूँ, ऐसा कहना राजेश जी, उसी मुद्दे पर चर्चा हो रही है कि पहाड़ी क्षेत्रों में इतना विकास नहीं है, इतने शिक्षक जो हैं नियुक्त नहीं हैं, और बावजूद इसके इतना बेहतर रिजल्ट सामने आ रहा है, परसेंटेज सामने आ रहा है। जो एजुकेशनल हब है, अगर हरिद्वार का जिक्र किया जाए, वहां पर क्या स्थिति नजर आ रही है? क्योंकि ये एक ऐसी जगह है जहां पर मुझे लगता है हर शिक्षक एड़ी चोटी का जोर लगाता है और तमाम वो जुगाड़ करने में लग जाता है कि यहां पर हमारी नियुक्ति हो। शांति प्रसाद भट्ट जी का रुख कर लेते हैं। शांति प्रसाद भट्ट जी, ये वजह देख पा रहे हैं आप? शिक्षक को कितना जिम्मेदार मानते हैं कि प्राइवेट स्कूल में सभी अपने बच्चे क्यों डालते हैं? प्राइवेट स्कूल में न शिक्षकों की सैलरी बहुत अच्छी है, न शिक्षकों को कोई सुविधाएं है। सरकारी स्कूल में तो सैलरी बहुत अच्छी है, फिर ये टीचर्स काम क्यों नहीं करते हैं? हरिद्वार का रिजल्ट अभी आपको मैंने बताया, सरस्वती विद्या मंदिर का, कि ये प्राइवेट स्कूल वालों ने सरकारी स्कूलों को तमाचा मारने का काम किया है। इनके शिक्षक सबसे हाई ग्रेडेड सैलरी वाले हैं और उसके बाद भी ये काम नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते? क्योंकि ये चाटुकारिता में शिक्षा के अलावा और हर काम में इन शिक्षकों को इन्वॉल्व किया जाता है। इसका कारण यही है, ज्वलंत जो रिजल्ट है उसी का परिणाम है। राजेश जी, ऐसे शिक्षा का स्तर बेहतर किया जाएगा? नहीं, ये बिल्कुल इनकी बात ठीक नहीं है। ये पता नहीं कहां से आंकड़े लेकर आए हैं और यहाँ पे बता दे रहे हैं। रिजल्ट देखिए, जो आंकड़े हैं वो बयां कर रहे हो भाई साहब। ये कोई आंकड़े नहीं है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के आंकड़े लेकर आ जा रहे हैं। इनको किसी ने कॉपी पेस्ट कर दिया, इनको कॉपी पेस्ट कर दिया किसी ने, इनको कॉपी पेस्ट कर दिया। आप डिनाई कर दीजिए इस आंकड़े को। नहीं, मैं डिनाई कर दीजिए दीदी, ये कहीं से भी दीदी आंकड़े मत उठाया करो दीदी। ठीक है राजेश जी, शांति प्रसाद जी का रुख कर लेते हैं। शांति प्रसाद जी, से नहीं हरिद्वार का वो बताइए। शांति प्रसाद जी, अध्यापकों को आप कितना जिम्मेदार मानते हैं? क्योंकि कोई भी पहाड़ी क्षेत्र में नहीं जाना चाहता, दुर्गम क्षेत्र में नहीं जाना चाहता, सभी को सुगम क्षेत्र चाहिए। देखिए, ऐसा नहीं है। मैं पर्वतीय क्षेत्र में रहता हूँ, हर आदमी पहाड़ में सेवा देना चाहता है। दिक्कत कहाँ है? देखिए, अगर इन 10 वर्षों में अगर आप देखेंगे सोनी जी, पलायन रोकने के लिए सरकार ने ठोस नीति नहीं बनाई, जिस कारण 17 लाख लोगों ने जो है पलायन कर दिया। और जब हम उन लोगों से पूछते हैं कि इन विषम परिस्थितियों में आप शहरों में महंगी
शिक्षा और किराए के मकान पे क्यों आए हो? तो सबका ये बोलना है कि जब हमारे बच्चे जंगली जानवरों से सुरक्षित नहीं है तो ऐसे में हम मजबूरी में शहर की तरफ आ रहे हैं। और मैं आंकड़े आपको बता दूं, इन 10 वर्षों में 34,000 बच्चे जो हैं हाई स्कूल में कम हुए हैं और 27,000 बच्चे जो हैं इंटरमीडिएट में कम हुए हैं। ये सरकार की गलत नीतियों के कारण 1671 स्कूलों में ताला लटका है और 102 स्कूल ऐसे हैं जहां 1 या 2 बच्चे हैं। ये आंकड़े मेरे नहीं है, ये सरकारी आंकड़े हैं। और 3,773 बच्चे ऐसे स्कूल ऐसे हैं जो बंदी की बिल्कुल कगार पर आ चुके हैं। मेरा कहने का मतलब है कि हम किसी सरकार का क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, हमारा ये कहना है सरकार हमारी है, मगर जब कोई विपक्ष का नेता सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े करता है तो सरकार को सुझाव को मानकर विकास की नीति के लिए ठोस कार्य करने चाहिए। मगर जंगली जानवरों के कारण माँ बाप अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाते। अब जो माँ बाप अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं उनको ये डर रहता है कि बच्चा घर आएगा कि नहीं। हर हफ्ते आप बाघ ने बच्चे मार दिए खबर सुनते हैं। तो भाई वन अधिनियम में परिवर्तन कराने के लिए 24 वर्षों से हम लगातार चिल्ला रहे हैं, सरकार को क्या समझ नहीं आता? वो तो मैं इस बात के लिए हम खुश हैं कि इतनी विषम भौगोलिक परिस्थितियों में भी बच्चे देखिए, बागेश्वर जिला सबसे अंतिम छोर का जिला है, चंपावत सबसे पिछड़ा जिला है और वहां के बच्चे प्रथम और द्वितीय आ रहे हैं, मेरिट में नंबर 1 में है। और आप देखिए अल्मोड़ा जैसा शहर जहाँ की बाघ सबसे ज्यादा और पलायन सबसे ज्यादा है, वहां के बच्चे परफॉर्मेंस कर रहे हैं। देहरादून के अंदर पूरी मशीनरी है, सरकार है, पूरे कमिश्नर सारे यहाँ बैठे हैं, उसके बावजूद भी देहरादून का रिजल्ट पिछड़ रहा है। कारण क्या है? क्या ये माना जाए कि देहरादून में अब शिक्षा का स्तर गिर गया? एक बच्चे पे 10 टीचर है देहरादून में, और उसके बाद अगर देहरादून का रिजल्ट नहीं बन पा रहा है तो इसका मतलब देहरादून में जो शिक्षक हैं वो राजनीतिक ताकत के कारण ट्रांसफर करा गए और उसके बाद उन्होंने क्या जरूरत है नेताओं के इर्द गिर्द घूमते रहो, बच्चे पढ़े ना पढ़े। ये बताता है कि सरकार की नीतियां अगर सही होती तो रिजल्ट देहरादून के अच्छे और होते और पहाड़ के स्कूल के रिजल्ट और अच्छे होते। अगर 34,000 बच्चे हाई स्कूल में कम हुए हैं और 17 लाख लोगों ने पलायन किया है शिक्षा के और स्वास्थ्य के लिए, तो ये सरकार की नाकामी बताने के लिए काफी है। हम विपक्ष के नेता हैं, सरकार के अच्छे कार्यों की भी हम तारीफ करें, मगर दुख इस बात का है कि 24 वर्षों में एक भी कोई काम ऐसा नहीं है जिसमें हम सरकार की तारीफ करें। एक बार हमने जरूर सोचा था कि कोविड में सरकार हमारी छाती पे जो इंजेक्शन ठोक रही है शायद ये हमारी सुरक्षा के लिए, हमारे हित के लिए हो, लेकिन वो भी जानलेवा छाती पे भी मौत के इंजेक्शन ठोक दिए। अब जो हाई कोर्ट में हलफनामा जो दे रहे हैं इंग्लैंड में, कहने का मतलब है जिस कंपनी ने हमारी छाती पे मौत के इंजेक्शन लगाए उस कंपनी ने भी भाजपा को चंदा दे दिया। कहने का मतलब है इनको तो केवल पैसा ठीक है शांति प्रसाद जी, इनको ना तो शिक्षा मुद्दे अनेक हैं, से रोकने से मतलब है ये केवल ठीक है मंजू जी आपका रुख करेंगे तब आप बोलिएगा, ठीक है आपका रुख करेंगे तब आप बोलिएगा। अभी कह रहे थे खेल के प्रति ध्यान दिया जा रहा है, अरे वो कांग्रेस गवर्नमेंट ही है जो रायपुर में क्रिकेट का इतना बड़ा मैदान बनाया, उसको भी ये लोग मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, उसको इवेंट का मैदान बना दिया है। चलिए तो अभी चुनावी माहौल चल रहा है, थोड़ा सा ठोस रणनीति रखिए। अगर विपक्ष से भी यही कहेंगे तो जरूर हो सकता है कि जन समर्थन मिले भरपूर। शांति प्रसाद जी ने कहा कि 1671 जो स्कूल हैं और लाखों की तादाद में यहाँ से पलायन हो गया। 1671 स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर ताला लटका हुआ है और जो छात्रों के एडमिशन है उसमें भी कमी देखने को मिल रही है। क्या नहीं लगता राजेश जी कि इससे थोड़ा सा संजीदगी से लेना चाहिए सरकार को? सोनी जी इनके आंकड़े अपनी जगह पे हो सकता है ठीक हो, लेकिन मेरा ये फिर मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि जिस तरह से अटल उत्कृष्ट विद्यालयों को इस उत्तराखंड के अंदर खोला जा रहा है और जिसके लिए इतना अच्छा बजट तय किया जा रहा है, सब चीज बजट ही तय होता है इस सरकार में, खाली बजट ही हाई फाई करके बताया जाता है, धरातल पे कुछ नहीं होता है। उसका रिजल्ट आप देख लीजिए, दीदी को सच सुनने की आदत नहीं है। देख लीजिए, ठीक है मंजू जी जवाब ले लेते हैं, मंजू जी जवाब ले लेते हैं राजेश जी से। बजट जितने हाई फाई आप बयां करते हैं उतनी उससे रिजल्ट बयां करिए तब पता लगता है। मंजू जी पहाड़ के विकास को लेकर सरकार की कोई ठोस नीति? ना दीदी को सच सुनने की आदत है ना दीदी की पार्टी को।
अब इसमें इनको सच की कोई दवाई तो मेरे पास है नहीं। अब मैं जो आपको नहीं, बता सच रहा का हूँ कि ठेका कोई बीजेपी से थोड़ी ले रखा है। नहीं, जब हमने काम आप किया सच है कहो उसको ना, बयां कर रहे हैं, आप भी सच हम कहो, सच्चाई बता रहे हैं, आप हम भी सच जनता कहो को दीदी। गुमराह होने से अगर बचा रहे आपकी हैं। बात पे सच्चाई होती तो 10 साल से विपक्ष में नहीं बैठे होते, आंकड़े कम बात नहीं हो रहे होते। कोई बात नहीं, ये हमने आपके चलिए सच का राजेश जी है। जवाब दे दीजिए। हम लोग हमारे मंत्री ठीक है हैं, मंजू समाचार त्रिपाठी जी, दिए। मंजू त्रिपाठी जी आपका रुख करेंगे तब आप बोलिएगा। जवाब लेते हैं राजेश जी से। जी आपका रिपोर्ट कार्ड पेश तो हो रहा है आपका कि कोविड 4 जैसी जून महामारी में भी आपने जनता से भटकने का काम किया। 4 जून अगर को कोविड 4 जैसी जून महामारी को में भी आपने, जनता भी भट्ट जी ने कहा ना कि जनता को 4 ठगने का काम किया आपने। उसको जनता की अगर हित की वो होती तो इस तरह से साइड इफेक्ट कोर्ट ने प्रूव करके ठीक दे बात दिया। है, इस पर अलग से को- डिबेट रखी जाएगी और इस पर हाँ, विस्तार हाँ। से चर्चा की जाएगी। मंजू जी मैं इस पर सोनी जी विस्तार ये से कहना चर्चा चाहता करेंगे। हूं, जवाब लेते चार- हैं पहले राजेश जी जी। से। 4 जून को जब इस देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे तो इन्हें दिखेगा कि गांव के नजदीक में जिन स्कूलों को ये बंद करने की बात कर रहे हैं उनसे बेहतर और अच्छे स्कूल खुलेंगे, और जिन मैदानी इलाकों में बच्चे पढ़ाई से अन्य वजहों से कोई ध्यान भटका रहे हैं, मैं ये समझ के चलता हूं कोई भी शिक्षक स्कूल के अंदर कभी ये कोशिश नहीं करता कि उसके स्कूल का राजेश जी रिजल्ट खराब हो, मेरा कम हो। सवाल था आपसे कि पहाड़ी क्षेत्रों को डेवलप करने के लिए अगर शिक्षा का स्तर और बेहतर करना है और सुख सुविधाएं वहां के लोगों को मुहैया करानी है तो उसको लेकर सरकार के पास कोई ठोस नीति है? सोनी जी देखिए, मैंने अभी आपको एक बोला कि ये सारा काम मानसिकता पे निर्भर करता है। जब हमारे प्रदेश के लोग जो पहाड़ में आज भी कोई नई शादी होती है, मैं आपको मतलब ये साधारण सी चीज बता रहा हूँ जो आज पहाड़ एक के बहू लोगों की को भी तो मानसिकता। सुविधाएं चाहिए, जो सरकार जिसको सत्ता में आसीन किया है उसी से उम्मीद करेगी। देखिए, जो सत्ता में पार्टी है उसका हर संभव प्रयास है कि पहाड़ से पलायन कम हो, लेकिन आजकल के जो शिक्षित नए जोड़े होते हैं, नई शादियां होती हैं, उनका पहला प्रयास ये रहता है कि अगर पहाड़ में शादी हो भी जाए तो हम मैदानी इलाकों में जाके बसावट करें, और मैदानी इलाकों में भी अगर उनके लायक जो वो इच्छाएं लेकर बैठे होते हैं कि रोजगार के साधन उनके हिसाब से वो होने चाहिए, नहीं होते हैं तो वो पलायन करते हैं। और ऐसा नहीं है कि पलायन हमारे प्रदेश के लोग कर रहे हैं। बिहार की ज्यादा से ज्यादा आबादी अगर आप देखें तो इस हम प्रदेश और के अंदर जगहों आज से काम कर कंपेयर रही है। नहीं करेंगे क्योंकि उत्तराखंड देवभूमि कहा जाता है और यहाँ की अपनी एक विशेषता है, अपने नेचर के लिए जाना जाता है और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिल के बेहद करीब है। ये उल्टी बात है। लेकिन और फिर जगह भी से- लेकिन नहीं, फिर भी अभी जो शादी खामियां करके निकलकर इन्होंने सामने कहा आती कि हैं नया जोड़ा उनको जो है, खूबियों में कैसे बदला जाए, ये सरकार को इसको लेकर गंभीरता दिखाई जानी चाहिए क्योंकि जनता ने भरोसा जताया है। हमारे साथ ललित जी जुड़े हुए हैं, ललित मोहन जोशी जी शिक्षाविद हैं। ललित जी, क्योंकि लगातार नीति को लेकर सवाल उठ रहा है कि सरकार की नीति नहीं, मंशा नहीं, और इसीलिए पहाड़ में उन सुविधाओं को नजरअंदाज किया जा रहा है। जो आंकड़े शांति प्रसाद जी ने दिए कि 1671 स्कूल ऐसे हैं जहां पर ताला लगा दिया गया, हाई स्कूल या इंटर में जो एडमिशन हुए उसमें भी अब कमी देखने को मिल रही है। तो क्या लगता है वाकई नीति में कमी है जिसकी वजह से ये पहाड़ की स्थितियां हैं? देखिए, एक तो जो हमारे नीति कारक है, जो लोग देहरादून में बैठ के नीतियां बनाते हैं या सचिवालय में बैठ के, अगर उस लेवल का व्यक्ति, सेक्रेटरी लेवल का व्यक्ति अगर पहाड़ों में जाए, वहां ब्लॉक स्तर में जाए, वहां की भौगोलिक परिस्थिति को समझे, तो उस हिसाब से अगर नीतियां बने तो वो पहाड़ के हित में होंगी। समस्या क्या है कि हम पहाड़ और प्लेन का तो एक दूसरे की उसमें तुलनात्मक कर ही नहीं सकते। वहाँ की परिस्थितियां अलग है, शहर की अलग है। शहर में आज किसी चीज की कोई कमी नहीं है। जब किसी चीज की कोई कमी नहीं है, भरपूर मात्रा में टीचर है, तो उसका परिणाम ये है कि आपका पहाड़ी जिलों से हम नीचे हैं, जहाँ टीचर नहीं, जहाँ वातावरण अनुकूल नहीं, जहाँ नदी पार करके तैर के बच्चे जाते हैं, वहाँ के बच्चे टॉपर आ रहे हैं। तो ये सोचने वाला विषय सरकार और प्रशासन के लिए भी है कि जो शहरों में टीचर हैं उनका ध्यान कहाँ है, उनके बच्चों का ध्यान कहाँ पे है, और जो हमारे पहाड़ की विषम परिस्थितियों में बच्चे जा रहे हैं उनको हमें किस तरह से फैसिलिटेट करना चाहिए या उनके टीचरों को किस तरह से वहां पर बढ़ावा देना चाहिए। ये तो नीति जो निर्धारक है उनको जमीनी लेवल में जाके इसका विश्लेषण करना चाहिए। बिल्कुल ललित जी, साथ ही क्योंकि देहरादून देखा जाए, देहरादून या हरिद्वार में बहुत ज़्यादा शिक्षक हैं जो अपनी नियुक्ति को लेकर आतुर रहते हैं और यहाँ पर वो चाहते हैं, लेकिन वो दुर्गम इलाकों में जाने की नहीं सोचते हैं। लेकिन अगर सरकार चाहे
या फिर शिक्षा विभाग की तरफ से ये कोशिश की जाए और ये अपॉइंटमेंट अगर पहाड़ी स्कूलों में होता है तो मुझे लगता है ये जो इस तरीके की स्थितियां बनती हुई नजर आ रही हैं तो शिक्षा का स्तर और बेहतर देखने को मिल सकता है पहाड़ी क्षेत्रों में। बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित रूप से। अगर क्योंकि हमें अगर पहाड़ से पलायन रोकना है तो वहाँ की एजुकेशन सिस्टम को अच्छा बनाना पड़ेगा, हेल्थ और एजुकेशन। देखिए, पहाड़ का व्यक्ति अगर पहाड़ में लोग रहेंगे तो पहाड़ में परेशानियां, चाहे आज हम लोग सुअर की बात करें, चाहे बंदरों की बात करें, चाहे जंगली जानवरों की बात करें, उसका भी रीजन सबसे बड़ा ये है कि अगर जनसंख्या ही नहीं होगी, लोग ही नहीं होंगे तो जानवर ही आएंगे। और निश्चित रूप से लोग इसलिए आ रहे हैं कि भाई उनको अच्छी शिक्षा नहीं मिल पा रहे हैं, उनको टीचर नहीं मिल पा रहे हैं और स्ट्रांग हो जाए। कनेक्टिविटी पहुंच रही है, ये एक अच्छी बात है कि पहाड़ों में अब कनेक्टिविटी गांव-गांव तक जा रही है। बट हमें शिक्षा और स्वास्थ्य पे बहुत जोर देना पड़ेगा ताकि लोग नीचे कमाए, और जो लोग नीचे पहाड़ों में पढ़ रहे हैं 12th में, उन लोगों को बढ़ावा देना पड़ेगा आगे बढ़ने के लिए। कि विशेष एक छूट सरकार की तरफ से देनी चाहिए कि जो बच्चा पहाड़ से इंटर करके आएगा तो उन बच्चों को कहीं ना कहीं आगे बढ़ने के लिए भी कुछ ऐसे प्रोत्साहित, बिल्कुल, स्वास्थ्य भी ठीक होगा। ठीक है, आपकी आवाज ठीक से नहीं मिल पा रही है ललित जी, नेटवर्क इशू होने के चलते। जी, बीजेपी प्रवक्ता का रुख कर लेते हैं राजेश जी का। राजेश जी, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र एक दुर्गम क्षेत्र है और यहाँ पर अगर कोई छात्र पूरा फोकस और पूरी मेहनत से पढ़ाई करता है और उसका रिजल्ट जो है बेहतर आता है मैदानी क्षेत्रों की अपेक्षा, जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, तो उसे एक वरीयता मिलनी चाहिए। बिल्कुल ठीक कहना है आपका, वरीयता मिलनी चाहिए। देखिए, सरकार ने कहीं ना कहीं पे एक नीति जरूर तय करी है, चाहे वो ट्रांसफर पॉलिसी के लिए हो, बेहतर स्कूल खोलने के लिए हो। जहां तक स्कूल बंद होने की बात हो रही है, मैं आपको बता दूं, जब से पहाड़ी क्षेत्रों में सड़कों का जो जाल बिछा है और हर गांव तक सड़क पहुंचने का काम हुआ, उसमें जो स्कूल्स पहले जिन जगहों पर थे और वहां से जब लोग ऊपर सड़कों की तरफ आने लग गए हैं, अधिक से अधिक गांव खाली होकर ऊपर की ओर आने लग गए हैं, और जो डिस्टेंस रह गया है उस जगह से उस जगह का, तो उस डिस्टेंस के खत्म होने की वजह से भी स्कूल्स बंद हुए हैं। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो स्कूल पहले भवन या प्राइमरी स्टेज तक था, अगर हाई स्कूल तक कहीं चले गया है तो बच्चों को वहां ट्रांसफर कर दिया गया है, तो उसमें 2 सेक्शन में तो स्कूल नहीं चल सकता। तो ये जो कारण इन्होंने बताए हैं, जो आंकड़े दिए हैं, मैक्सिमम उसमें कारण यही है कि जब वहां से एक बड़ी आबादी दूसरे इलाके में आ गई और वहां हाई स्कूल या इंटर तक का स्कूल खुल गया है, तो प्राइमरी स्कूल को चलाने का कोई औचित्य नहीं होता है। और जो स्कूल्स पहले से जिस भांति में चल सकते थे यहाँ पे, या जहां पे बच्चों का संख्या कम है, उन बच्चों को एक जगह पे स्थानांतरित करके टीचर्स को मर्ज कर दिया गया है। तो ये आंकड़े मैं समझ के चलता हूँ कि इस वजह से वेरिएट हो रहे हैं और कोई फर्क नहीं। ठीक है, हेलो जी, मंजू जी का रुख कर लेते हैं। मंजू जी, हालांकि रास्तों को, हालांकि नीति को और बेहतर उसके तहत काम करने का जिक्र करते हुए राजेश जी नजर आ रहे हैं। चूंकि अब 4 जून को रिजल्ट भी सामने आएगा, जनाधार किसे मिलता है वो एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि ये ऐसे मुद्दे हैं जिनके आधार पर चुनावी माहौल बनता है। चाहे हम शिक्षा और स्वास्थ्य की बात करें, शिक्षा को और बेहतर बनाने का जो प्रयास है वो अब तक कितना सार्थक हुआ, आप क्या देख पा रहे हैं जमीनी हकीकत? क्योंकि ये तो चिंता का विषय है कि जहां पर हरिद्वार और देहरादून जैसी जगहों पर अगर रिजल्ट परसेंटेज ऐसा निकलकर सामने आता है, कम है पहाड़ी क्षेत्र की अपेक्षा, तो इसको लेकर क्या कुछ सुझाव आप देंगे? क्योंकि विपक्ष सुझाव देता है, वो बात अलग है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सुझाव नहीं लेंगे या लेंगे, वो उन पर निर्भर करता है। देखिए, सुझाव की बात नहीं है, शिक्षा कोई एक व्यक्ति या एक विपक्ष की बात नहीं है। शिक्षा पर ही किसी देश का भविष्य निर्धारित होता है। तो शिक्षा के लिए क्यों, मैं यही कहना चाहूंगी कि क्यों जो है सरकारी स्कूल के शिक्षक शिक्षा पर कंसंट्रेट ना करके और कामों में क्यों उलझाए गए हैं, वो क्यों नहीं बच्चों पे ध्यान दे? अगर प्राइवेट स्कूल में 10,000 तनख्वाह पाने वाला शिक्षक अच्छे से अच्छा रिजल्ट देता है और ये 50-50, 60-60, 80-80 हजार पाने वाले शिक्षक क्या कर रहे हैं? अगर रिजल्ट नहीं आता, इसका कारण क्या होगा? तो शिक्षा विभाग को इसके लिए फ्लाइंग स्क्वाड्स बनाने पड़ेंगे, कमिटीज गठित करने पड़ेंगे कि क्या कारण है, क्योंकि हम देहरादून को कलंकित होते नहीं देखना चाहते हैं। देहरादून पूरे विश्व में एजुकेशनल हब के नाम से जाना जाता है और इसकी गरिमा और इसकी मर्यादा को
कायम रखने के लिए सरकार को कठोर से कठोर कदम उठाने पड़ेंगे शिक्षा के। बिल्कुल। शांति प्रसाद जी, जल्दी से फाइनल कमेंट ले लेते हैं आपका, क्योंकि राजनीति जो है अब वो शिक्षा भी राजनीति से अछूती नजर नहीं आ रही है। देखिए, सवाल किसी सरकार का विरोध का नहीं है। बहरहाल खुशी की बात यह है कि पर्वतीय क्षेत्र के बच्चों ने अच्छी परफॉर्मेंस की है, अखबारों की सुर्खियां बनी हैं, खासकर बिटियाओं ने बड़ा नाम रोशन किया है उत्तराखंड का। और हमें उम्मीद है कि सत्ताएं ऐसी डिबेटों से अपने में सुधार करेगी, और जिस दिन पहाड़ के स्कूलों का उच्चीकरण अच्छा होगा, पढ़ाई का पठन पाठन उनका सही होगा, तो और अच्छी परफॉर्मेंस आएगी। आखिर ये राज्य का 75% भाग पहाड़ है। अगर पहाड़ पलायन से रुकेगा, विकास होगा, तो उत्तराखंड के लिए समृद्धि की बात होगी। दुख की बात यह है कि सरकार हर साल आंकड़ों को जानती है, उसके बाद कार्रवाई नहीं करती। ये दुखद पहलू है। और इससे बड़ी चिंता की बात यह है कि इस राज्य की जनसंख्या घट रही है, मूल निवासी कम हो रहे हैं और बाहरी लोगों की जनसंख्या बढ़ रही है। और ये तो बड़ा मुद्दा है और विपक्ष लगातार इस मुद्दे को उठा भी रहा है, लेकिन कोई उचित प्रतिक्रिया निकलकर सामने नहीं आती सत्ता पक्ष की तरफ से। शिक्षाविद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ललित जी, फाइनल कमेंट आपका भी ले लेते हैं, क्योंकि और स्थितियां शिक्षा को लेकर बेहतर कैसे होंगी, कैसे ठोस नीति होनी चाहिए सरकार की? देखिए, इस पे एक धरातल पे एक सर्वे तो होना चाहिए कि पर्वतीय आंकड़ों में जो बच्चे हैं वहाँ की क्या वस्तु स्थिति है, वहाँ कितने शिक्षक कम है, ज्यादा है, और कितने हमारे पहाड़ों के तुलना में शहरों में शिक्षक है। तो वो तुलना बार देखना तो पड़ेगा ही, क्योंकि अगर उत्तराखंड नेशन बनाना पड़ेगा और ऐसे बच्चे जो शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, उनको एक समान अवसर देना चाहिए। आज शिक्षा में पढ़ाई ही नहीं, पढ़ाई के साथ साथ खेलों में भी पहाड़ और प्लेन्स के बच्चों को एक समान अपॉर्चुनिटी मिले, इस पे भी हमें सोचना चाहिए। बिल्कुल, शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन ये जरूर गंभीर मसला है कि मैदानी क्षेत्रों की अपेक्षा पहाड़ी जो क्षेत्र हैं वहाँ पर जो स्कूल हैं और दुर्गम स्थितियाँ बनती हुई नजर आती हैं, और एक लंबा डिस्टेंस तय कर जो छात्र छात्राएं पहुँचते हैं स्कूल तक और इसके बाद बेहतर परफॉर्मेंस नजर आती है, और मैदानी क्षेत्रों में सारी सुख सुविधाएं होने के बावजूद भी आखिर रिजल्ट का जो परसेंटेज है वो इतना कम क्यों, ये सोचने वाली बात है, जिसमें सरकार को भी गंभीरता दिखानी होगी और शिक्षा विभाग को भी। इसी के साथ देवभूमि के दंगल में इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।